गुड इवनिंग साथियों। साथियों, वॉइस एंड स्क्रीन विजिबल है। वॉइस क्लियर है। कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो इज ओके, इसको कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स पर। देन हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके। थैंक यू सरिता जी, कंफर्म करने के लिए। साथियों, आज ये जो हमारा सेशन है, ये हमारा सेशन है बैंकिंग करंट अफेयर्स के ऊपर। नॉर्मली जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं उनमें बैंकिंग करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथियों। साथियों, ये जो बैंकिंग करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं ये लेटेस्ट है दिसंबर 2025 के लिए। और इसमें आपके एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे साथियों। इसके आंसर आप लोगों को देना है साथियों। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एज ऑफ दिसंबर 2025, क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया नियर विच लेवल। तो किस लेवल पर हमारा क्रेडिट ग्रोथ को रखा गया है? 8%, 10%, 12% या 15%? यहाँ पर हमारे विकास जी कह रहे हैं 15%। साथियों, क्रेडिट ग्रोथ जो है ना, ये बहुत जरूरी है हमारी। अगर हम ये क्रेडिट ग्रोथ को अगर हम करते हैं तो जो हमारा विजन है जो कि इस 8.0 में दिया गया अभी, कि हमें 2047 तक जो है ना विकसित भारत बन करके दिखाना है। तो उसके लिए हमारी क्रेडिट ग्रोथ जो है ना वो जरूरी है। और इसी क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? आरबीआई जो है वो क्या कर रहा है? रेपो रेट को उन्होंने डाउन कर दिया है ताकि लोन सस्ता हो जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन वो ले पाए, है ना, इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो। तो उसके लिए एज ऑफ द दिसंबर 2025 जो क्रेडिट ग्रोथ रखी गई है इंडिया के लिए, तो जो उसका लेवल है वो अभी है 12% का। ठीक है, इस ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर 12% है। क्रेडिट ग्रोथ रीच नियरली 12% डिस्पाइट स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ। देखिए, जो डिपॉजिट की ग्रोथ हो रही है साथियों, ये कम होती जा रही है। अगर आप लोग देखेंगे तो बैंक में जो कासा डिपॉजिट है वो अब कम होने लगा है। इसके कई रीजन है डिपॉजिट कम होने की। डिपॉजिट कम होने का पहला बड़ा रीजन है कि लोगों को अवेयरनेस ज्यादा हो गई है। उनको पता है कि हमारा जो सेविंग में अगर पैसा रखा हुआ है तो उस पर हमें इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, करंट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है। तो वो क्या करते हैं, कई दूसरी जगह पे अपना अमाउंट को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, है ना, एसआईपी करते हैं और शेयर्स खरीदते हैं, या फिर फ्लेक्सी आरडी बना लेते हैं, फ्लेक्सी एफडी वगैरह बना लेते हैं। एफडी को बनाते हैं ऑनलाइन और फिर जब जरूरत पड़ती है तो उसको ऑनलाइन वो तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। और डिपॉजिट जो ग्रोथ है ना, इसको उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है इसका। इसमें से डिजिटल एक हमारा जो बैंकिंग है उसके थ्रू भी जो इजी हो गया है लोगों के पास। तो जो डिपॉजिट पहले रखा होता था उससे हमारा क्या कासा की जो ग्रोथ है वो हर साल धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये बैंकों के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि हम डिपॉजिट की ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए सैलरी अकाउंट खोलने के लिए सभी बैंक जो है वो नई नई चीजें, नई नई स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। इंश्योरेंस फ्री दे रहे हैं, काफी सारी बेनिफिट दे रहे हैं। अगर आप अपना डिपॉजिट मेंटेन करके रखते हैं तो आपको फ्री इंश्योरेंस दिया जा रहा है, चार्जेस में आपको छूट मिल रही है, लॉकर चार्जेस में छूट मिल रहे हैं। इसके साथ साथ फ्री भी देने लगे। अब फ्री भी क्या है? जैसे अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन देने लगे हैं बैंक ना। तो काफी, और मंत्रा के ऊपर जो है ना कूपन्स देने लगे हैं। तो ये सब अट्रैक्ट किया जा रहा है डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए। तो डिपॉजिट हमारा क्या हो रहा है, स्लोअली, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो, जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है ये अभी नियरली 12% है, जबकि हमारा जो क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ है वो कम हो रही है। इट इज रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर लोन इन सेक्टर। अब जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है लोन्स की, अब ये कहाँ पर है? देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को जरूरत है घर की, कार की। ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडस्ट्रीज लग रही हैं, है ना। और एग्रीकल्चर में भी अब कई तरीके के, अब पहले जो एग्रीकल्चर नॉर्मली हम लोग देखते थे क्रॉप एग्रीकल्चर के लिए देखते थे,
अब एलाइड एक्टिविटीज में इतना एग्रीकल्चर बढ़ गया है कि एग्रीकल्चर, रिटेल और इंडस्ट्रीज, इनको क्या है, हाई डिमांड हो रही है लोन्स के लिए। तो यहाँ पर हाई डिमांड फॉर द लोन इन द सेक्टर ऑफ रिटेल। रिटेल मीन्स आपका हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, है ना। अब लोगों को अगर रहना है तो उसके लिए उनको घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये चाहिए उनको। तो यहाँ पर रिटेल में उनको मकान, वाहन, इसका सुविधा मिलेगी। इंडस्ट्रीज जो है, ये एमएसएमई सेक्टर्स हमारे बहुत बूस्ट कर रहा है हमारा आरबीआई, इसके लिए काफी सारी छूट दी रखी है। एमएसएमई की जो गाइडलाइंस है उसको भी चेंज किया गया है, इसको भी काफी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सीजीटी एमएससी का कवरेज भी इसके लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इंडस्ट्री को क्या करना है, बूस्ट करना है। और एग्रीकल्चर में भी क्या है, एलाइड जो एग्रीकल्चर है, जिसमें हमारा सोलर है, ठीक है, सोलर पंप वगैरह जो है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो इनके लिए, हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है वो नियरली 12% की है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है, व्हाट ट्रेंड डिड आरबीआई रिपोर्ट फॉर एटीएम नंबर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025? आपके ऑप्शंस हैं, जो हमारे एटीएम के नंबर है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज शार्पली, डिक्लाइन, एटीएम के नंबर कम हो रहे हैं, रिमाइंड रिमेन्ड अनचेंज, जो हमारे एटीएम के नंबर हैं जैसे थे वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज स्लाइटली। क्या ऑप्शन इनमें से सही है? जितने हमारे साथी हैं, अपने आंसर को जरूर मार्क कीजिए, चैट बॉक्स पर अपने आंसर्स को जरूर मार्क कीजिए। जब हम अपने ऑप्शंस को चैट बॉक्स पे मार्क करते हैं, उसमें डिस्कशन होता है, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और हमें काफी लंबे समय तक उस क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रहता है। अगर आंसर नहीं भी पता है तो भी आप अनुमान लगा सकते हैं, 25% तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि चार ऑप्शन है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 25% तो आप सही है ही, है ना। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचा कीजिए कि भाई इसका सही आंसर पता होगा तभी हम टिक करेंगे। आप सोच सकते हैं, व्हाट ट्रेंड डिड आरबीआई रिपोर्ट, आरबीआई की रिपोर्ट ने क्या बताया कि क्या ट्रेंड चल रहा है एटीएम के नंबर को लेके। ये तेजी से बढ़ रहे हैं एटीएम, कम हो रहे हैं, और अनचेंज है, मतलब जैसे थे वैसे ही है, या फिर स्लाइटली धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे विकास जी कह रहे हैं कि सर एटीएम के नंबर तो साहब कम हो रहे हैं, क्योंकि यूपीआई की तरफ आदमी बढ़ गया। यूपीआई ने जो है ना पूरी ट्रांजैक्शंस को खा गया है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे 2 रुपए की भी चीज खरीदनी है तो बच्चा बोलता है सर यूपीआई करेंगे। धर्मराज जी कह रहे हैं कि सर बहुत तेजी से एटीएम बढ़ रहे हैं, रोज नए नए एटीएम लग रहे हैं। एलएन के सिंह जी कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे एटीएम और लग रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हीरालाल जी भी बढ़ने के लिए कह रहे हैं, कुसुम जी भी बढ़ने के लिए कह रहे हैं। आप खुद सोचिए, यूपीआई का ट्रांजैक्शन कितना ज्यादा हो रहा है, और एटीएम अब हमारे उतने चल नहीं रहे। एटीएम की मशीन को चेंज करके बीएनए के फॉर्म में लगाया जा रहा है। लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा, कि भाई आप डिपॉजिट भी कर लो, पैसा तो निकालते ही हो, डिपॉजिट भी कर लो। और हमारा जो देश है, ये डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है साथियों। पॉकेट में अब पैसा रखता कौन है, बहुत कम पैसा। पर्स हिलाना भूल जाते, मोबाइल ना छूटे, है ना, यही तो हो रहा है। तो साथियों अपने ऑप्शन को अगर आप फिर से करेक्ट करना चाहें तो जो आपको सही लगता है एक बार फिर से आप उसमें चेंज कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। क्या होना चाहिए आपके लिए, एटीएम का नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वैसा का वैसा ही है। हाँ, अब सभी साथी हमारे कह रहे हैं कि सर एटीएम के नंबर तो भाई धीरे धीरे हमारे कम हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारे कम हो रहे हैं। आप देखेंगे सारे एटीएम जो है ना, पुराने एटीएम की मशीनें हट रही हैं बैंकों से, उनकी जगह पर बीएनए आ रहा है। क्यों? वो लालच दे रहे हैं उसको कि भाई आप जो है ना, केवल पैसा निकालो मत, आप उससे चाहो तो जमा भी कर सकते हो, आपको लाइन में नहीं लगना, आपको कहीं नहीं लगना, आप पैसा जमा भी कर सकते हो, दो काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है ना, मशीनें लगाई जा रही हैं। 500 के नोट निकलते हैं, उससे कम के नॉर्मली डालते नहीं थे, तो अभी आरबीआई ने एक डायरेक्शन जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि जो आपकी बैंक कैसेट्स हैं, उसमें से कम एक कैसेट जो है ना, वो 200 या 100 की होना चाहिए। ठीक है, और ये सभी लोगों के लिए गाइडलाइन दे दी गई है। ये 31 मार्च 2026 तक शायद 90% के आसपास ये हो जाएगा।
सभी में एक कैसेट ऐड हो जाना चाहिए। तो इस तरीके की डायरेक्शन आरबीआई ने दी है कि छोटा पैसा चाहिए तो वो भी मिल जाए इनको। तो जो आरबीआई ने ये नोट किया है कि जो एटीएम के नंबर हैं वो कैसे हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, क्यों कम हो रहे हैं? एज कंज्यूमर इंक्रीजिंगली प्रिफेयर द डिजिटल पेमेंट। क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर है अब वो नगद में लेन देन नहीं कर रहा, वो पेमेंट कर रहा है डिजिटली। और कैसे कर रहा है? यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन। इसलिए क्यूआर और हमारा डिजिटल जो हमारा यूपीआई है इसके ऊपर ट्रांजैक्शन ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो कंज्यूमर है वो एटीएम का कम उपयोग कर रहा है। आप ही याद करो, कब लास्ट टाइम आपने कब एटीएम से पैसा निकाला था? आप याद करेंगे तो क्या पता याद भी ना आए आपको। अच्छा, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, किसी किसी को साल भर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है साथियों। आरबीआई रिव्यूड विच टाइप ऑफ रेगुलेशन फॉर एनबीएफसी इन दिसंबर 2000। अरे भाई जी, एनबीएफसी क्या है? एक आध एग्जाम्पल लिख दो भाई एनबीएफसी का, किसी को कोई नॉन फाइनेंशियल कंपनी याद हो तो उसका नंबर नाम लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए। विकास जी लिख देंगे। कोई भी एनबीएफसी का नाम नाम लिख दीजिए। अरे ऑप्शन नहीं, केवल एनबीएफसी क्या है। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये पूछ रहा हूँ कि एनबीएफसी, एक आध एनबीएफसी का नाम लिख दो। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का नाम लिख दो जो आपने देखी हो मार्केट में। विकास जी लिख देंगे। नहीं लिखा? एक तो बैंक है, दूसरे हमारे एनबीएफसी हैं। हाँ, किसी ने लिखा एस एस एम एफ सी। आशीष जी ने लिख दिया एस एम एफ सी। ओके, श्रीराम फाइनेंस ना, बजाज फाइनेंस, वेरी गुड। तो ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं ना ये हमारी एनबीएफसी हैं। ये क्या करती हैं? जो मोबाइल को फाइनेंस करा देती हैं ना। ये भी छोटे कस्टमरों को ना बैंक से दूर कर दिया इन्होंने, है ना। कोई गरीब आदमी जाता है या नॉर्मल कस्टमर जाता है जिसके पास आईटीआर वगैरह नहीं है, वो गया, उन्होंने जा करके एनबीएफसी से तुरंत उनका फाइनेंस हो जाता है, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। ठीक है ना, फटाफट लोन करते हैं जी लोग। और इनको, एनबीएफसी को कौन लोन देता है? ये हमारा बैंक देता है। ठीक है, जो बैंक होता है वो एनबीएफसी को फाइनेंस करेगा, और एनबीएफसी जो होंगे वो किसको फाइनेंस करेंगे? एंड प्रोडक्ट यानी कस्टमर को करेंगे। ठीक है। और ये जो टाई अप होता है दो तरीके का होता है साथियों। बैंक ऐसा भी कर सकता है कि एक परसेंटेज बांध ले कि बैंक ने जितना लोन एनबीएफसी को दिया और जितना एनबीएफसी ने बांटा, तो ये लोगों का एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि इतने परसेंट ये अपनी बुक्स में लिखेंगे, इतने परसेंट ये अपनी बुक्स में लिखेंगे। दूसरा तरीका ये है कि बैंक पूरा का पूरा अपने पास ही लिखेगा, सारा का सारा जो अमाउंट होगा एनबीएफसी का वो अपने पास रखेगा, और एनबीएफसी को उसमें क्या करेगा? इंटरेस्ट का कमीशन मिलेगा। जैसे बैंक ने एनबीएफसी को दिया 7% पे, एनबीएफसी ने 7.5% पे दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई एनबीएफसी सेम पे देगा, जो भी इसका इंटरेस्ट का सबवेंशन होगा वो बैंक इनको प्रोवाइड करेगा। और बैंक कहाँ से क्लेम करेगा? ये रिलेटेड जो हमारी मिनिस्ट्रीज है वहां से ये सबवेंशन को लेता है। तो इस तरीके का टाई अप अरेंजमेंट चलते हैं एनबीएफसी के साथ। ठीक है, कभी नॉर्मल क्लास होगी तो मैं उसमें आपको एनबीएफसी के बारे में काफी बताऊंगा। आरबीआई रिव्यूड विच टाइप ऑफ रेगुलेशन फॉर एनबीएफसी इन दिसंबर 2025। तो आरबीआई ने रिव्यू किया कैसी रेगुलेशन? कैपिटल बेस्ड, स्केल बेस्ड, रिस्क बेस्ड या फिर एसेट बेस्ड? यहाँ पर हमारे साथी बता रहे हैं कि सर कैपिटल बेस्ड। कैपिटल बेस्ड रिव्यू क्यों करेगा भाई आरबीआई, है ना। पहले रिस्क बेस्ड चलता था, ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब कैसा होता है? साथ ही ऑप्शन लगाइए। कैपिटल बेस्ड होगा, स्केल बेस्ड होगा, रिस्क बेस्ड होगा या एसेट बेस्ड होगा? रिव्यू बाय द आरबीआई फॉर द रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी इन दिसंबर 2025। आशीष जी कह रहे हैं कि सर ये एसेट बेस्ड होना चाहिए, कौन सा लोन दिया? हाँ, बहुत करीब है आप। धर्मराज जी कह रहे हैं कि सर स्केल बेस कर सकते हैं। एलएन के जी कह रहे हैं स्केल बेस कर सकते हैं। तो बी के ऊपर यहाँ पर मेजोरिटी बन रही है, बी को लॉक करते हैं। और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। स्केल बेस्ड रेगुलेशन, इसका लक्ष्य क्या है? स्केल बेस्ड रेगुलेशन का मतलब क्या है? तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन एम टू एडजस्ट द कंप्लायंस एंड ओवरसाइट रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक होता है ओवरनाइट, एक होता है ओवरसाइट। ठीक है, ओवरनाइट मतलब किसी एक पर्टिकुलर
चीज की बात कर रहे हैं, हम एक दिन की बात कर रहे हैं। ओवरसाइट का मतलब एक पीरियड की बात कर रहे हैं साथियों, ठीक है। तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन एम टू एडजस्ट द कंप्लायंस एंड ओवरसाइट रिक्वायरमेंट। एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड दे दिया, ठीक है, उसके बीच में जो भी कंप्लायंस हो रहा है, जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये होगी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनबीएफसी। कि एनबीएफसी का साइज क्या है, किस तरीके का लोन एनबीएफसी दे रहा है, ये एनबीएफसी है या एचएफसी है ना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो वो क्या करेगा, केवल घर दे रहा होगा। एनबीएफसी है तो इसमें भी ये क्या दे रहा है, व्हीकल दे रहा है या कोई दूसरे प्रोडक्ट दे रहा है, तो उनका साइज अलग अलग होगा। या एग्रीकल्चर वाले भी एनबीएफसी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनबीएफसी के साइज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उनके प्रमोटिंग का जो एफिशिएंसी है, इनकी रिक्वायरमेंट के लिए कंप्लायंस एंड ओवरसाइड रिक्वायरमेंट को स्केल बेस्ड रेगुलेशन कहा गया है साथियों। विच पोजीशन वाज न्यूली अपॉइंटेड एट आरबीएल बैंक इन दिसंबर 2025। जो आरबीएल का बैंक है, इसमें कुछ नई पोस्टों को ऐड किया गया है रिसेंटली। तो वो नई पोस्ट कौन सी है, सीईओ या फिर सीएफओ या फिर ईडी, या सीएफओ एंड ईडी, या सीओओ या चेयरमैन। ठीक है, सीईओ तो पता ही है हमें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीएफओ होगा हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर इंटरिम। ईडी हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और चेयरमैन तो चेयरमैन है ही। यहाँ पर सभी साथी हमारे बता रहे हैं, सभी लोगों ने एक साथ बोला है कि सर आप बिल्कुल टेंशन मत लो और बी को लॉक करो। आरबीएल बैंक के बारे में हम जानते हैं, और इन्होंने क्या है, सीएफओ इंटरिम एंड ईडी को नई पोस्ट अपॉइंट की गई है, जो कि बैंक को स्ट्रेंथन करता है, टॉप मैनेजमेंट को। और इसके लिए ईडी एंड इंटरिम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को हायर किया गया है, जो कि स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को ओवरसी करे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ग्रॉस एनपीए इन इंडिया ड्रॉप्ड टू व्हाट लेवल इन दिसंबर 2025। साथियों एक कंफर्मेशन कर दीजिए, मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूं या सीधे बस क्वेश्चन आंसर पूछ लूं आप लोगों से, या मैं डिस्क्राइब करता रहूं? सर कंफर्म कर दीजिए। डिस्क्राइब। हाँ, इसमें चैट बॉक्स पे लिख दिया करिए, डिस्क्राइब करता रहूं ना। जी सर। ओके, क्योंकि थोड़ा सेशन जो है ना उससे लंबा हो जाता है। तो ग्रॉस एनपीए इन इंडिया ड्रॉप टू व्हाट लेवल इन दिसंबर 2025। साथियों मेरी एक आप लोगों से आशा है कि आप लोग एक कॉपी जरूर लेके बैठते होंगे क्लास में, और जो भी आपको पॉइंट समझ में आ रहा है या सही लग रहा है ना, उसको एक छोटा सा नोट्स बना करके ना उसको लिख जरूर लीजिए। ठीक है, तो वो आपको लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर देखो, ग्रॉस एनपीए, जो हमारा ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में फर्क क्या है। ग्रॉस एनपीए मतलब होता है एनपीए विदाउट प्रोविजनिंग, ठीक है। और नेट एनपीए हो जाएगा हमारा एनपीए जिसमें से हम प्रोविजनिंग को हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा नेट एनपीए हमेशा कम होगा हमारे ग्रॉस एनपीए से, ठीक है। तो ग्रॉस एनपीए यानी हमारा टोटल एनपीए की बात हम कर रहे हैं, प्रोविजनिंग वगैरह इसमें हमने कुछ भी हटाया नहीं है, ठीक है। मतलब वो नहीं किया है, हटाया नहीं है उसमें से। तो हमारा जो ग्रॉस एनपीए है इन इंडिया ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है। तो किस लेवल पे कम हुआ है दिसंबर 2025? 1.8, 2.1, 2.5 या 3? यहाँ पर हमारे विकास जी कह रहे हैं सर बी, 2.1 जो है ना, कम होकर के हमारे जो इंडिया का जो ग्रॉस एनपी है वो 2.1 आ गया है। और साथ ही हमारे ऑप्शन लगाइए इस पे, धर्मराज जी कह रहे हैं कि सर 2.5। अरे 3 भी बता दो भाई कोई, 1.8 भी बता दो भाई कोई। अगर कोई नैरो बैंक यूनिवर्सल बैंक बनना चाह रहा है तो उसका ग्रॉस एनपीए किससे कम होना चाहिए? 3% से कम होना चाहिए, ठीक है। कोई अगर हमारा एनबीएफसी है, अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए, या फिर जो हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये हमारा यूनिवर्सल बैंक बनना चाह रहा है, तो उसके लिए जो उसका ग्रॉस एनपीए लेवल है साथी, वो 3% से कम होना चाहिए, ठीक। अभी जो इंडिया का जो ग्रॉस एनपी लेवल है वो है 2.1, ठीक है।
अगर ये ग्रॉस एनपीए किसी बैंक का, अभी हम तो इंडिया की बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए किसी बैंक के लिए मैं ग्रॉस एनपीए की बात करूं और उसका ग्रॉस एनपीए है 7, तो आरबीआई उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया करेगा, क्या उस पे लागू कर देगा? उस पे लागू हो जाता है हमारा पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, उस पे लागू हो जाते हैं। ठीक है। अगर, हाँ वेरी गुड गौरव जी, पीसीए लागू हो जाता है, उस पीसीए के अंतर्गत क्या क्या कर लेंगे, क्या करता है आरबीआई, किस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगाता है? आरबीआई उसका मैनेजमेंट को चेंज कर सकता है। जैसे कोई कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता है, कंपनी का अगर लिक्विडेशन होता है, एनसीएलटी वगैरह कर देती है, तो बहुत सारे करेक्टिव एक्शन चलते हैं ना उसमें। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में पहले तो उनको एक वार्निंग दी जाती है कि आप इतने समय तक बाहर आ जाओ। नहीं होता है, एडवांस पर रोक लग जाती है। हाँ वेरी गुड, एडवांस पर रोक लग जाती है, ये तो गौरव जी को बढ़िया पता है। उसमें किसी सेगमेंट पर भी रोक लग सकती है कि आप पर्टिकुलर सेगमेंट पे नहीं करेंगे, या टोटल पे भी लग जाती है। नॉर्मली अपने बैंकों में पीएल पर रोक लग जाती है, आपने देखा होगा ब्रांचेस में लग जाती है, स्पेशल ब्रांचेस में लग जाती है, जहां पर जो पीएल का एनपीए लेवल जो हो वो 5% हो जाए, उसका रिकवरी जो है ना वो 2% से कम हो, ज्यादा हो जाए, 2% से कम हो जाए रिकवरी हमारी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पीएल के ऊपर नॉर्मली रोक लग जाती है, भी फला बैंक से पीएल नहीं होगा, पर्सनल लोन नहीं होगा। ठीक है। तो पीसीए अगर लग रहा है तो एडवांस पर रोक लग सकती है, उसका मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। ठीक है। और ये सब होता है कि वो जो बैंक है वो उस सिचुएशन से बाहर आके अपने आप को स्ट्रेंथ कर ले। तो ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन टू अ मल्टी डिकेड लो, रिफ्लेक्टिंग बेटर क्रेडिट डिसिप्लिन एंड इम्प्रूव एसेट क्वालिटी इन बैंकिंग सेक्टर। पता है साथियों, ये इतना ज्वलंत मुद्दा था पीसीए का कि हमारे आरबीआई ने ये गाइडलाइंस दी और पीसीए के ऊपर इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए कि बैंकों ने एक बढ़िया स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने लगे। अब क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल तक का लोन ब्रांच कर पा रहा है, और उसके ऊपर का लोन जो है ना वो कहाँ दे देते हैं हम, अपने पीएलपी में दे देते हैं, या अपने आरएम ऑफिस में देते हैं, जहां से वो लोन फिर प्रोसेस होगा। ठीक है, ताकि उस क्रेडिट की जो क्वालिटी हो ना वो बेटर रहे, अच्छी रहे। ठीक है। स्टेट बैंक ने तो बिल्कुल ही सारे लोन जो है ना वो उनके ऊपर से होते हैं, आपके लोन पॉइंट से हो रहे हैं, उनके लिए अलग से एक लोन पॉइंट बना दिया जहां पे एक्सपर्ट लोगों को बैठाया गया लोन्स करने के लिए। और ब्रांचेस जो है वो कलेक्टिव कलेक्शन का काम करेंगी, यानी जो पेपर होंगे उनको कलेक्ट करेंगे और उसको फॉरवर्ड कर देंगे ऊपर। और जो आपका डिपार्टमेंट होगा स्पेसिफिक, वो उसका डिसीजन लेगा कि वो लोन करना है नहीं करना है, कौन किस प्रकार के पेपर्स चाहिए है, वो सारी चीजें वो प्रोसेस नोट में और सैंक्शन लेटर पे लिखेगा, और ब्रांच का काम होगा उसको कंप्लाइन करना। तो उससे क्या हो रहा है, जो क्रेडिट डिसिप्लिन है वो बेटर हो रहा है। ठीक है। अब ब्रांचेस के अंदर उतनी नॉलेज नहीं है, उतनी चेंजेस जितने आ रहे हैं उसके बारे में पता नहीं हो पाता है, और लोन किए जा रहे थे, वो लोन बैड हो रहे थे, जिससे एनपीए बढ़ रहा था। उस एनपीए के बढ़ने से क्या हो रहा था, पीसीए लग रहा था। उस पीसीए की वजह से हायर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर तलवार आ गई कि भाई अगर ये पीसीए लग रहा है तो पूरा मैनेजमेंट चेंज कर सकता है, आरबीआई अपने अंडर में ले लेगा, वो बहुत सारी चीजें उसमें से रोक देगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये मैनेजमेंट चेंज करो, ये प्रोसेस चेंज करो। ऑडिट हो सकता है, स्पेशल ऑडिट, सेगमेंट ऑडिट हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी हाउसिंग लोन ही लगातार खराब होते जा रहे हैं, वो एक सेगमेंट ऑडिट कर देगा, स्नैप ऑडिट कर देगा, आरबीआई हर ब्रांचेस में कर देगा, बैंक वाइज कर देगा कि भाई कैसे आप लोग कर रहे हो, क्या गाइडलाइंस है आपकी, अगर उस पर गड़बड़ होगी तो फिर वो पेनल्टी इंपोज करेगा लंबी चौड़ी। तो इन सब से बचने के लिए पीएलपी बने, हमारे सीबीबी बने, है ना, लोन पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट, ये सारी चीजें बनने लगी। तो जो इसके लिए अलग अलग है, ग्रेड 1 2 3 4 इस तरीके से अलग अलग बनाए गए हैं, कि अगर एनपी हमारा 6 होगा तो ग्रेड 1 का है, फिर 8 है, 10 है, 12 है, इस तरीके से अलग अलग बना रखे हैं। तो ग्रोस एनपीए जो है वो 2.1 पर है, ये हमारा कम हो गया है काफी। और इसके कम होने का जो रीजन है वो है बेटर क्रेडिट डिसिप्लिन और इम्प्रूव एसेट क्वालिटी इन बैंकिंग सेक्टर। और इसके लिए बैंकों ने क्या किया वो भी हमने आपको बताया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मच डिड आरबीआई कंडक्ट इन ओपन मार्केट ऑपरेशन टू बूस्ट लिक्विडिटी इन दिसंबर 2025? अभी जो
क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी आई थी हमारी। क्रेडिट एमपीसी जो भी हमारी दिसंबर आरबीआई में जो निकाली थी, उसमें इन्होंने बताया कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन से काफी सारे ट्रांजैक्शन किए, और ये ट्रांजैक्शन हुए हैं हमारी जो लिक्विडिटी है उसको बूस्ट करने के लिए। तो ये कितने हैं? 25 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, या 2 लाख करोड़? ओपन मार्केट ऑपरेशन से लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने कितने ट्रांजैक्शन की, या कितना ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है दिसंबर 2025 के लिए? साथ ही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। यहाँ पर विकास जी कह रहे हैं सी, 1 लाख करोड़। और हमारे साथी गौरव जी, धर्मराज जी, सरिता जी, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो रखा गया है, जो ओपन मार्केट ट्रांजेक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है आरबीआई ने कंडक्ट किए हैं, वो 50,000 करोड़ के किए हैं, जिसमें इन्होंने इंजेक्ट किया है लिक्विडिटी एंड सपोर्ट लेंडिंग इन द इकोनॉमी। और जो 1 लाख करोड़ का है ना, ये इन्होंने स्वैप किया है। ठीक है, विकास जी ने जो 1 लाख करोड़ यहाँ पर बताया है, तो ये 1 लाख करोड़ का जो है ना, ये फॉरेन स्वैप किया गया है। ठीक है, डॉलर्स और हमारे जो रुपए को मजबूत करने के लिए जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है ना, वो 1 लाख करोड़ की है साथियों। व्हाट अप्रूवल डिड द आर्यमान फाइनेंशियल रिसीव फ्रॉम आरबीआई? तो आर्यमान फाइनेंशियल जो है, उसने आरबीआई से अप्रूवल के लिए, व्हाट अप्रूवल डिड आर्यमान फाइनेंशियल रिसीव फ्रॉम आरबीआई? तो आरबीआई से आर्यमान फाइनेंशियल सर्विस को किस चीज का अप्रूवल मिला है? टू मर्ज विथ अ बैंक, टू ऑपरेट एज एन एनबीएफसी, टू इशू बॉन्ड, और टू लॉन्च डिजिटल बैंक। यहाँ पर हमारे विकास जी कह रहे हैं सर बी, टू ऑपरेट द एनबीएफसी। तो आरबीआई ग्रांटेड द आर्यमान फाइनेंशियल परमिशन टू ऑपरेट एज अ नॉन फाइनेंशियल company, allowing it to provide the credit and financial services। तो आरबीआई ने आर्यमान फाइनेंशियल को परमिशन दिया है एनबीएफसी की तरह काम करने के लिए, जो कि क्रेडिट को और फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए अलाउ कर रखा है साथियों। एसबीआई ने जो हमारा सेबी है, सेबी अप्रूव्ड विच एनएचआई एंटिटी टू ऑपरेट एज अ पब्लिक आईएनवीआईटी। जो पब्लिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसको ऑपरेट करने के लिए एसबीआई ने किस एनएचएआई को अथॉरिटी दी है? नेशनल हाईवे फंड को, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, या भारत मार्ग इंफ्रा को, या इंदौर एक्सप्रेस वे ट्रस्ट को? यहाँ पर हमारे साथी बता रहे हैं सर नेशनल हाईवे फंड। नेशनल हाईवे फंड की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है। यहाँ पर एलन के जी कह रहे हैं कि सर, जो सेबी ने जिस एनएचएआई को एंटिटी को पब्लिक इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह ऑपरेट करने की अनुमति दी है, वो है हमारा राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो सेबी क्लियर द राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फॉर पब्लिक लिस्टिंग। इन्होंने क्या किया, पब्लिक लिस्टिंग पे इनको डाल दिया है, जो कि अलाउ करता है इन्वेस्टर को टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू ट्रस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके ऊपर साथियों बहुत ये भी एक ज्वलंत टॉपिक है हमारा आईएनवीआईटी पे। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। पहले इसमें क्या किए थे ना, कि इन पर एक सेलेक्टिव क्रेडिट लगा हुआ था। इसका मतलब है कि इस पर एक तरीके की रोक लगी हुई थी आईएनवीआईटी के ऊपर, कि हम 1% या 2%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग था, कि हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक, जो हमारा कैपिटल बेस है, हम उससे ज्यादा फाइनेंस हम आईएनवीआईटी को नहीं कर पा रहे थे। अभी इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। ठीक है, इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन अभी अभी हटा है। तो ये इसलिए आईएनवीआईटी का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें चेंजेस हुए हैं काफी। ठीक है, तो जो हमारा इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये पीपीपी मॉडल पर काम करते हैं। यानी जो हमारे
NHAI हो गए, ठीक है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो वहां पर ये पब्लिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसकी पब्लिक प्रोजेक्ट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर काम करते हैं हमारे INVIT। तो सेबी ने इसको चेंजेस किए थे। ये तो ऑप्शन आउट हो गया है आपका। हाउ मच लिक्विडिटी डिड RBI अनाउंस टू इंजेक्ट इनटू द बैंकिंग सिस्टम इन दिसंबर 2025? तो ये हमारा 2.9 लाख करोड़। तो ये 2.9 लाख करोड़ जो है, ये RBI इंजेक्ट करेगा बैंकिंग सिस्टम में इन दिसंबर 2025। अगर अगर मान लो RBI ने इतना पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और हमारे जो बैंक हैं उसमें स्मूथ फंक्शनिंग आ जाएगी जब उनके पास फंड आ जाएगा। तो RBI ने इंजेक्ट किया है फंड को हमारे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, टू ग्रो द इकोनॉमी और फॉर द स्मूथ फंक्शन ऑफ बैंक्स। RBI impose a penalty of how much on Kotak Mahindra बैंक? RBI समय समय पर कई चीजों को लेकर के बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाता रहता है। अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर पेनल्टी लगी है। वो कितनी है? 25 लाख, 50 लाख, 62 लाख या 72 लाख? एक ऑप्शन लगा दीजिए कितना लगाया होगा। अभी RBI ने पेनल्टी लगाई है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। अरे साथियों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है बैंक, है ना, पूछ लेता है पेनल्टी कितनी। KYC पे तो बहुत ही लगाता है ना, तभी तो बार बार प्रेशर आता है, भाई KYC करो, KYC करो, KYC करो, सेंटर सी KYC करो, KYC करो, डेटा उसका डिजिटलाइज करो, है ना, बहुत पेनल्टी लगाता है RBI, है ना। तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर हमारे साथी कह रहे हैं 75 लाख, गौरव जी कह रहे हैं 50 लाख और विकास जी कह रहे हैं 62 लाख। चलो भाई, इसको देखते हैं। और इसका है 62 लाख रुपए। तो RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है 62 लाख रुपए की। और ये पेनल्टी क्यों लगी है? नॉर्मली सारी पेनल्टी लगती है नॉन रेगुलेटरी ऑफ कंप्लाइंस, यानी अगर उन्होंने कंप्लाइंस की रेगुलेटरी नहीं की है तो वहां पर पेनल्टी लगेगी। हाउ मच सोवरन लैंडिंग डिड EDB कमिट टू इंडिया इन 2025? सोवरन लैंडिंग का मतलब क्या है? सोवरन लैंडिंग का मतलब होता है, सोवरन का मतलब क्या होता है? सोवरन का मतलब होता है जी गिल्ड, गिल्ड, गिल्ड सिक्योरिटी, ठीक है, जी गिल्ड नहीं, गिल्ड सिक्योरिटी। मतलब गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, वो हमारा सोवरन है। जहां पर सोवरन का मतलब आ जाए, समझ जाना, चार शेर। चार शेर का मतलब भारत सरकार। तो सरकार का उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा, या सरकार ने इशू किया होगा, तो वो हमारी सोवरन लैंडिंग हो गई। तो हाउ मच सोवरन लैंडिंग डिड एशिया डेवलपमेंट बैंक कमिट टू इंडिया इन 2025? कितना है अंदाजा लगा दीजिए। 3.5, 4.26, 5 या 6 बिलियन? कुछ भी लगा दीजिए। हाँ, विकास जी ने कह दिया ए। इसका सही आंसर है 4.26 बिलियन। तो ADB जो है ना, उसने कमिट किया है 4.26। साथियों, गलती करने से मत घबराना, गलती करना, टिक लगाना, उससे आपको सीखने को मिलेगा, अनुभव मिलेगा। अगर आप देखेंगे आज का सेशन, आप ऐसे ही पढ़िए और इसको 2 दिन के बाद आप याद करिएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन लगाए होंगे उनको ज्यादा याद रहेगा कि हाँ, इसका ये नहीं था, एटलीस्ट ये तो नहीं था, ठीक है, ये वाला था। लेकिन जिसने केवल सुना है ना और उसको टिक नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। ऑप्शन नहीं पता और फिर तो भी आप उस पर टिक करिए, ठीक है ना। ऑप्शन को आप टिक करेंगे तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म रहेगा आपका। ADB committed 4.26 billion for development project supporting India's infrastructure and social sector initiatives। तो जो हमारा ADB है, इसने कमिटमेंट दिया है हमारा 4.26 बिलियंस का फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये किस में है? ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के लिए। तो हमारा जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है वो 4.26 बिलियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करेगा। इसके लिए इन्होंने कमिटमेंट दिया है। और ये जो प्रोजेक्ट होंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर से रिलेटेड।
व्हाट डिड आरबीआई बोर्ड सैंक्शन रिगार्डिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस? तो आरबीआई का जो बोर्ड है उसने क्या सैंक्शन किया है डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए? रिड्यूसिंग द कवरेज, ओवरहॉल ऑफ फ्रेमवर्क, प्राइवेटाइजेशन, या फिर मर्जिंग विद आरबीआई? तो आरबीआई ने डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए क्या बताया कि भाई इसके कवरेज को कम कर दो, डिपॉजिट के इंश्योरेंस को कम कर दो, ये बोला? या फिर पूरा का पूरा डिपॉजिट इंश्योरेंस किस तरीके से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में बताया? या ये कह दिया कि भाई डिपॉजिट का इंश्योरेंस पूरा प्राइवेट कर दो? या ये कहा कि भाई पूरा का पूरा डिपॉजिट इंश्योरेंस हमारे साथ मर्ज कर दो, यानी आरबीआई के साथ मर्ज कर दो? क्या ऑप्शन हो सकता है? यहाँ धर्मराज जी कह रहे हैं बी, विकास जी कह रहे हैं बी। क्वेश्चन समझ गए तो कभी गलत होगा ही नहीं, आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, कि ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है डिपॉजिट इंश्योरेंस का, वो आरबीआई ने अप्रूव किया है, उसका रिवैम्प किया है। रिवैम्प का मतलब उसको क्या किया है? मॉडिफाइड किया है, उसको चेंज किया है थोड़ा। तो आरबीआई अप्रूव्ड अ रिवैम्प ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क टू एनहेंस द डिपॉजिटर प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथन ट्रस्ट इन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। विच मिनिस्ट्री अनवेल्ड द न्यू लोगो फॉर आरआरबी? तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है उसने नया लोगो अनवेल किया है, दर्शाया है फॉर द लोगो इन आरआरबी? फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? ये तो सभी लोग सही बताएंगे, ये तो सभी सही बताएंगे। धर्मराज जी कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो लोगो है आपके आरआरबी के, जो लोगो है ना, उसमें देखोगे आप कुछ एक मिनिस्ट्री का नाम दर्शाया गया है लोगो पे, है ना? आप अपने बोर्ड वगैरह पे देखो, एक मिनिस्ट्री का नाम लिखा होगा कहीं। तो वो मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या आरबीआई है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है? बाकी हमारे साथी कह रहे हैं सर हमने तो अभी तक देखा ही नहीं कोई नया लोगो, अभी तक हमने लोगो देखा नहीं। तो भाई देख लो, उसपे फाइनेंस मिनिस्ट्री लिख करके आने लगा है। और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों आ रहा है? ताकि आरआरबी के पास कस्टमर की आउटरीच हो जाए और उनकी विजिबिलिटी एनहेंस हो जाए। द न्यू लोगो एम टू इम्प्रूव द ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी ऑफ आरआरबीज, एनहेंसिंग द विजिबिलिटी एंड कस्टमर आउटरीच। कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, उनके आउटरीच के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री वर्ड जो है ना, वो लिखा गया है न्यू लोगो के ऊपर फॉर आरआरबीज। सेबी अलाउज विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन स्मॉलर डिनोमिनेशन? तो जो हमारा सेबी है वो किस टाइप के बॉन्ड को, किस टाइप के स्मॉलर डिनोमिनेशन के बॉन्ड को अलाउ करती है? कॉर्पोरेट बॉन्ड ये, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड ये है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड ये है, या ग्रीन बॉन्ड है? क्वेश्चन समझिए। सेबी जो है ना, सेबी अलाउ करती है कौन सा बॉन्ड आप इशू करोगे? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सेबी अलाउड विच टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड वो क्या करेगा? अलाउ करेगा इन स्मॉलर डिनोमिनेशन। वर्ड क्या है? स्मॉलर। कॉर्पोरेट बॉन्ड तो बहुत बड़े बड़े बॉन्ड होते हैं भाई, है ना, 5 लाख या उससे ऊपर का होगा तभी कॉर्पोरेट बॉन्ड है। गवर्नमेंट बॉन्ड तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये कुछ भी हो सकता है। ग्रीन बॉन्ड, ये ग्रीन बॉन्ड है जो कि हमारे ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए होगा। यहाँ पर हमारे विकास जी कह रहे हैं सर जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। तो बी को लॉक करेंगे, ये बिल्कुल सही है साथियों। जो स्मॉलर डिनोमिनेशन मेक अ जीरो कूपन बॉन्ड accessible to retail investor, widening participation in debt market। तो जो हमारा डेट मार्केट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सेबी ने जीरो कूपन बॉन्ड को एसेसिबल किया है फॉर रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है साथियों। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट? अरे जो कॉर्पोरेट वाले हैं ना, जो सीपी सीडी, इनको आप पढ़ेंगे तो उनके लिए मिनिमम 5 लाख। ठीक है, सीपीसीडी की लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अदर्स जो है उनके लिए चेंजेस हो सकते हैं साथियों। केवल सीपीसीडी का बताया मैंने, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है या कमर्शियल पेपर है उनके लिए बताया है कि 5 लाख और उसके गुणे में करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट वाले। बाकी इनके चेंजेस हो सकते हैं दूसरों के।
ठीक है, इसको आप देखना। अधूरा ज्ञान तो और खतरनाक होता है, इसलिए कॉपी पे लिख लेना। अमेजॉन पे लॉन्च विच न्यू फीचर फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन। ये तो सभी साथी बता देंगे कि अमेजॉन पे ने जो है ना अभी एक नया फीचर यूपीआई में लॉन्च किया है। कौन सा किया है? क्यूआर स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकॉग्निशन, एनएफसी पेमेंट, या फिर वॉइस पेमेंट। क्यूआर से स्कैन करें, या फिर नियर फील्ड से करें, मतलब दूर से ही अगर हम कार्ड को दिखा दे तो पेमेंट हो जाए, या फिर वॉइस पेमेंट करें कि वो बोल दे मुझे काइंडली पे 2000 रुपीज, तो ये वो पे कर देगा। या फिर फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन। क्या हो सकता है ऑप्शन? या धर्मराज जी, विकास जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि सर अमेजोन पे जो लॉन्च किया है नए फीचर यूपीआई में लगाया है, वो लगाया है फिंगरप्रिंट का। अब हम लगाते हैं और पेमेंट हो जाती है। या फिर फेस रिकॉग्निशन। ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो द फीचर एनहेंस द सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी को क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे 2F सिक्योरिटी, मतलब टू फैक्टर। ठीक है ना? तो पहला जो होगा वो हमारा फिंगरप्रिंट, और सेकंड जो है हमारा फेस रिकॉग्निशन। या फिर हम उसमें पिन डाल सकते हैं तो वो हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड हमने फिंगर लगा दिया तो ये सेकंड हो गया, और अगर ओटीपी आ रही है तो वो थर्ड हो गया। तो ये फैक्टर वाइज सिक्योरिटी को इनहेंस कर रहे हैं फॉर सिंप्लीफाई द ऑथेंटिकेशन फॉर डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनर ऑफ विच एसबीआई एमडी वाज एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर। तो एसबीआई के जो एमडी है उनका टेनर 2 ईयर के लिए एक्सटेंडेड कर दिया गया था। दिनेश कुमार, अश्वनी कुमार तिवारी, अरुधंती भट्टाचार्य, या फिर रजनीश कुमार। अरे, ये तो हमारे विकास जी तो बिल्कुल छा गए हैं। उन्होंने कहा कि अरुधंती भट्टाचार्य, इनका एक्सटेंड किया था 2 साल। धर्मराज जी कह रहे हैं कि सर इन्हीं का लगा दूं। नाम तो इन्हीं का याद है, बड़ी फेमस हुई थी, और एसबीआई से ही भर्ती हुई थी और एमडी तक पहुंची थी, है ना? और ऐसा करने वाली वो पहली महिला थी। और कोई भाई, बी में लगा दूं, कोई ए में लगा दूं, रजनीश जी को भी लगा दूं, अश्वनी जी को लगा दूं। चलिए, इसका सही ऑप्शन है अश्वनी कुमार तिवारी। और इनका जो एक्सटेंशन हुआ था, उन्होंने इंश्योर किया था कंटिन्यूटी इन लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एट इंडिया लार्जेस्ट बैंक। तो अश्वनी कुमार तिवारी जी का जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड किया गया था 2 साल की। गूगल लॉन्च इट्स फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया ऑन विच नेटवर्क। तो गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड इंडिया में लॉन्च किया। तो ये जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये किस नेटवर्क पर काम कर रहा है? वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, या एमएक्स? या एमएक्स इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं। खुद लगाइए, सोचिए क्या होगा। अपने दिमाग पे जरा थोड़ा सा वो चलाइए, धार लगाइए। गूगल है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसने इंडिया के पास पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि भाई उस नेटवर्क का हम यूज करें जो इंडिया में सबसे ज्यादा फैला हो। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा फैला हो। तो इंडिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क किसका फैला है? वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, या एमएक्स? अब सब सही बताएंगे। अरे, सभी साथी हमारे बोलने लगे सर रुपए। रुपए पे चले जाओ सर, रुपए तो अब हमारा इंटरनेशनली हो गया है। म्यांमार के साथ टाई अप हो गया है, भूटान के साथ टाई अप हो गया है ना? और अब जो ट्रांजैक्शन है हम वहां पर रुपए में कर सकते हैं। तो सर रुपए हमारा इंटरनेशनल होता जा रहा है, सर रुपए को लॉक करो। और ये बिल्कुल सही जवाब है। यूजिंग रुपए नेटवर्क। क्यों? क्योंकि रुपए नेटवर्क जो है ना, ये वाइडर एक्सेप्टेंस है इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा जो है ना रुपए कार्ड इशू होते हैं, रुपए नेटवर्क के ऊपर जो कार्ड होते हैं वो सबसे ज्यादा इशू हो रहे हैं। तो यूजिंग रुपए enable wider acceptance and align with the India's domestic card network strategy. रुपए, it is accepted by the Google for launching the first credit card in India. ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हमारे कार्ड हैं जो हम इशू करते हैं वो भी रुपए के ही इशू होते हैं। मास्टर के तो बहुत कम बचे अब। और सेकंड नंबर पे हमारा वीजा आता है। ठीक है। जेपी मॉर्गन
प्लान टू सेटअप द एशियाज लार्जेस्ट व्हाट इन इंडिया। जेपी मॉर्गन क्या है भाई? जेपी मॉर्गन क्या है? जेपी मॉर्गन एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल, और बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है। इसका प्लान है टू सेटअप द एशिया का सबसे बड़ा जो सेटअप लगाने का है, वो इंडिया में लगाने का है। तो जेपी मॉर्गन प्लान टू सेटअप एशियाज लार्जेस्ट व्हाट इन इंडिया। तो एशिया का सबसे बड़ा क्या लगाएगा? डेटा सेंटर, या फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रिसर्च हब, या इन्वेस्टमेंट फंड? यहाँ पर विकास जी कह रहे हैं। अच्छा, अनुराग जैन जी कह रहे हैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर दीजिए। ओके सर, ठीक है, मुझे लगा ये लास्ट सेशन है इसलिए मैं इसको वो कर रहा था, फास्ट कर देते हैं। तो जेपी मॉर्गन जो है वो हमारा जीसीसी के लिए सबसे लार्जेस्ट है। द जीसीसी विल सर्व एज अ की हब फॉर ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस फॉर एशिया स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरबीआई अप्रूव द एचडीएफसी बैंक टू एक्वायर अप टू व्हाट परसेंटेज इन इंडसलैंड बैंक। जो इंडसलैंड बैंक है इसके कितने परसेंट को एचडीएफसी जो है ना वो एक्वायर करेगा? 5%, 9.5%, 10% या 15%? यहाँ पर साथी बता रहे हैं हमारे कि सर ये हमारा 9.5% है। द स्टेक का जो एक्विजिशन है इंडसलैंड बैंक का, ये 9.5% का अधिग्रहण जो है वो एचडीएफसी के द्वारा हो जाएगा। आरबीआई इशू अ न्यू गाइडलाइंस ऑन विच टाइप ऑफ अकाउंट अक्रॉस रेगुलेटेड एंटिटी। ठीक है, तो आरबीआई ने एक नई गाइडलाइंस दी है हमारे अकाउंट्स के लिए। तो वो हमारे सेविंग अकाउंट के लिए दी है, करंट अकाउंट के लिए दी है, ट्रांजैक्शन के लिए दी है, ट्रांजैक्शन अकाउंट के लिए दी है, डीमेट अकाउंट के लिए दी है। तो यहाँ पे हमारे विकास जी कह रहे हैं बी करंट अकाउंट। हाँ सर, इसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए हैं। बी और सी जो ऑप्शन है ना साथी, दोनों एक ही है। ठीक है। अपने इंडिया में बात करेंगे तो करंट अकाउंट, और फॉरेन में बात करेंगे तो ट्रांजैक्शन अकाउंट, दोनों एक ही है। ठीक है, तो बी भी आप बोल रहे हैं इंडिया के लिए ठीक है, ट्रांजैक्शन अकाउंट ये भी ठीक है, दोनों एक ही है। और इसका जवाब है हमारा सी, ट्रांजैक्शन अकाउंट या करंट अकाउंट। और इसमें चेंजेस अभी क्या किया गया है कि भाई पहले ये 5 करोड़ एंड अबव के लिए रेस्ट्रिक्शन था, अब उसको बढ़ा करके 10 करोड़ एंड अबव कर दिया गया है। अभी लेटेस्ट है ये चेंजेस। विच बैंक रिसीव आरबीआई एनओडी, या इसको एनओसी पढ़ लीजिए। विच बैंक रिसीव द आरबीआई एनओसी फॉर डिजिटल पेमेंट फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल पेमेंट के लिए जो फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसके लिए किस बैंक को आरबीआई की तरफ से एनओसी मिली है कि हाँ भाई आप अपना डिजिटल पेमेंट का फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म बना लीजिए? एसबीआई को एंड बैंक ऑफ बड़ौदा को, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को, पीएनबी और कनारा बैंक को, या फिर एक्सिस एंड कोटक को? इसका जवाब है साथियों हमारा एसबीआई एंड बीओबी। तो एसबीआई और बीओबी जो है ना ये अपना खुद का एक डिजिटल पेमेंट चैनल बनाएंगे जो कि फ्रॉड को प्रिवेंट करेगा, उसका डिटेक्शन देखेगा कि डिजिटल में कहां पर फ्रॉड होने की संभावना हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा वाज रिकॉग्नाइज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? बेस्ट बैंक इन इंडिया, मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक, मोस्ट इनोवेटिव बैंक, या बेस्ट एसएमई बैंक? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसका जवाब है साथियों बेस्ट बैंक इन इंडिया। तो ये जो था ये बैंकर्स मैगजीन ने रिफ्लेक्ट किया था, एक बैंकर्स मैगजीन है, उसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट किया था कि एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कस्टमर सर्विसेज, तो उसके अंतर्गत इसको बेस्ट बैंक इन इंडिया कहा गया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द योर मनी योर राइट? इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर मनी योर राइट का एक कैंपेन चलाया गया है आरबीआई के द्वारा जो कि सारे बैंकों में संचालित है। ये नए लोन्स के लिए है या फिर अनक्लेम डिपॉजिट्स के लिए है, डिजिटल पेमेंट के लिए है, या बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए? सभी साथी हैं सही है इसमें कि सर ये अनक्लेम डिपॉजिट के लिए है। आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन अलाउ कर रहा है रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस टू ट्रेड इन विच डेरिवेटिव्स? तो आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन जो है वो रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस ट्रेड के लिए आए हैं। तो ये हमारा स्टॉक डेरिवेटिव्स है, करेंसी डेरिवेटिव्स है, रुपए इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है, या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव है? यहाँ पर हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है कि सर ये रुपए क्रेडिट रेट डेरिवेटिव्स है। तो इन्होंने क्या किया है, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको एक्सपेंड करने के लिए रुपए इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया है, और ये हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए लागू है। आरबीआई कंडक्टेड अ 5 बिलियन स्वैप टू स्टेबलाइज विच करेंसी? तो 5 बिलियंस की बात कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ तो साइन भी बना हुआ है, ये तो ऑप्शन ही आउट हो गया। ये यूरो में है, डॉलर में है, येन में है, या पौंड में है?
यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन पहले ही से आउट था, यहाँ पर साइन बना हुआ है डॉलर का, तो ये हमारा डॉलर में ही है। आरबीआई इज नॉर्म्स फॉर विच पर्पस इन बैंक ग्रुप। तो आरबीआई के जो इज नॉर्म्स हैं, ये किस बैंक ग्रुप के लिए बनाए गए हैं? रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन, इंक्रीज लैंडिंग लिमिट, मर्ज विद एनबीएफसी, या रेज कैपिटल ईयर्स। इसका साथी बता रहे हैं, बी के लिए बोल रहे हैं, इसका सही ऑप्शन है रिड्यूसिंग ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन। जो ऑपरेशनल बैंकिंग चल रही है उसमें कम से कम डिस्ट्रप्शन हो, उसको रिड्यूस करने के लिए आरबीआई ईज नॉर्म्स को बनाता है। एसबीआई लॉन्च प्रवाह पोर्टल टू ट्रैक व्हाट। तो ये जो सेबी का है, सेबी लॉन्च PARRBA, पारवा, पारवा टू ट्रैकल व्हाट। तो ये परवा है। तो एसबीआई ने पर्व को लॉन्च किया है, ये किसको ट्रैक करता है? इनसाइडर ट्रेडिंग को, मिसलैंडिंग इन्फ्लुएंसर क्लेम्स को, या फिर लोन डिफॉल्ट को, या फिर साइबर फ्रॉड को। यहाँ पर विकास जी कह रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को। इसका सही जवाब है ये हमारा क्या है? परवा है। ये आरबीआई का प्रवाह पोर्टल नहीं है, आरबीआई का प्रवाह पोर्टल नहीं है ये सेबी का पर्व पोर्टल है। तो आरबीआई ने एसबीआई ने, सॉरी, ये जो हमारा सेबी है, सेबी ने एक पर्व को लॉन्च किया है, जो कि टैकल करता है हमारे इन्वेस्टमेंट रिटेल एंड जो हमारे रिटेल के इन्वेस्टर हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये मिसलीडिंग जो हमारे क्लेम्स हैं, इसके लिए हमारा पर्व पोर्टल बना हुआ है सेबी के द्वारा। आईएमएफ जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो इसने यूपीआई को रिकॉग्नाइज किया है किस तरीके से कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग पेमेंट ऐप है, या फिर आईएमएफ ने रिकॉग्नाइज किया है हमारे यूपीआई को वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बताया है, कि जो हमारा यूपीआई है ये दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, या इसको मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म बताया है, या लार्जेस्ट ई वॉलेट बताया है। यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि सर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने यूपीआई को रिकॉग्नाइज किया है एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल पेमेंट सिस्टम। और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। यूपीआई सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उससे पूरी दुनिया में। जनधन अकाउंट जो है इसने क्रॉस कर लिए हैं, जनधन अकाउंट क्रॉस हाउ मच इन बैंक डिपॉजिट बाय दिसंबर 2025। जो बैंक का जितने भी डिपॉजिट है उसमें से कितना परसेंटेज या कितना अमाउंट जो है वो जनधन अकाउंट में है? 2 लाख, 2.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, या 2.5 लाख करोड़, 2.75 लाख करोड़, या फिर 3 लाख करोड़। यहाँ पर हमारे विकास जी कह रहे हैं 2.5 लाख करोड़। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो जो हमारा जनधन अकाउंट है इसने 2.5 लाख करोड़ जो है ना, वो बैंकों का टोटल डिपॉजिट का है। टोटल डिपॉजिट में से 2.5 लाख करोड़ जो है वो हमारे जनधन अकाउंट के पास है। विच बैंक रिसीव द आरबीआई एनओसी टू ट्रांजिशन इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी हाल ही में आरबीआई ने एनओसी दी है हमारे किस किस फाइनेंस कंपनी को दी है कि ये हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह काम कर सकते हैं? फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यहाँ पर हमारे साथी बता रहे हैं कि सर, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर ये हमारा एयरटेल होना चाहिए। इसका सही जवाब है फिनो पेमेंट बैंक। ये बहुत पुराना है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक चल रहा है ना उसी तरीके से फिनो भी चलता है। ये हमारा अपने मोबाइल ऐप के थ्रू है, इसकी जो है ना फिजिकल, जैसे अपने बीसी सेंटर होते हैं ना, उस तरीके से भी इसकी ट्रांजेक्शन होती है। तो इसके लिए ट्रांजिशन को अलाउ किया है फिनो को, कि भाई अपने वाइडर रेंज में आप काम कर सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज एंड लेंडिंग प्रोडक्ट में, और स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक की तरह ये काम करने के लिए इसको एनओसी आरबीआई की तरफ से मिल गई है। ठीक है। और एक और बैंक है हमारा एयू फाइनेंस बैंक, इसको यूनिवर्सल बैंक मिलने की एनओसी मिल गई थी। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको यूनिवर्सल बैंक बड़ा बैंक बनाने के लिए दे दी गई है एनओसी। रिटेल सीबीडीसी इन इंडिया क्रॉस्ड हाउ मेनी ट्रांजैक्शन बाय दिसंबर 2025। तो आरबीआई का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा सीबीडीसी, है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो अभी दिसंबर में इसने कितनी ट्रांजैक्शन को पूरा कर लिया है? 100 मिलियन, 120 मिलियन, 150 मिलियन? ये क्या लिख रहे हैं सर? झकास पढ़ाते हैं सर, नमस्कार, धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। ठीक है।
तो सीबीडीसी जो है ना, तो रिटेल का जो हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया जो है ना, क्रॉस्ड हाउ मेनी ट्रांजेक्शन बाय दिसंबर 2025? 100 मिलियन, 120 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन? तो यहाँ पर हमारे साथी कह रहे हैं कि सर जी 150 होना चाहिए, है ना। आप सीबीडीसी जो है ना, दिसंबर की ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई साहब। अभी आप देखोगे ना, बैंकों ने क्या कर रखा, एक ये कर दिया कि भाई आपके पेट्रोल का पैसा जो है ना सीबीडीसी वॉलेट में डाल रहे हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट है ये, आपको पहले बता दें, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि ये अभी ट्रायल बेसिस पर चल रहा है, ठीक है। सभी जो बैंक्स हैं उनके इंटरनल सर्कुलर में ये बताया गया कि भाई अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर लो और इसका यूज करो। अब भाई हम लोग को आदत पड़ी है फोन पे की, हम लोग करते हैं काम फोन पे से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जितना भी आपका पेट्रोल का पैसा है या जो आपको न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है, वो सारा का सारा पैसा इनके सीबीडीसी अकाउंट में डाल दो, अपने आप उससे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से इसको बढ़ाया गया सीबीडीसी को। और अभी इसने हाल ही में 120 मिलियन जो है ना, वो क्रॉस कर ली है। तो विद द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 28,000 करोड़, रिटेल सीबीडीसी एडॉप्शन इंडिकेट द ग्रोइंग ट्रस्ट इन डिजिटल करेंसी। तो 120 मिलियन ट्रांजैक्शन जो है ना इसने क्रॉस कर ली है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 28,000 करोड़। ट्रांजैक्शन कितनी है? 120 मिलियन। और अमाउंट कितना है? 28,000 करोड़। और ये सीबीडीसी के बारे में बता दें, ये हमारा रिटेल का अलग चलता है, होलसेल का अलग अलग चलता है। थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा दोनों के बारे में। तो रिटेल माने जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और होलसेल के ऊपर भी ये चल रहा है। और ये 32 क्वेश्चन है हमारा। आरबीआई परचेज हाउ मच थ्रू द ओ एमओ इन अर्ली दिसंबर 2025? तो जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसमें जो स्वैप वाली बात कर रहे हैं इसमें, कि इसमें जो स्वैपिंग है वो कितने से की गई है? 50,000 करोड़, 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़, या फिर 2 ट्रिलियन 2 लाख करोड़, या फिर 2.9 लाख करोड़? विकास जी ने इसका सही जवाब दिया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था हमारा उस समय। जो आरबीआई जो है ना, इसने परचेज किया है काफी सारा। इन्होंने क्या किया? फॉरेन ट्रांजैक्शन को स्वैप किया। अभी आपको बताते हैं साहब, डॉलर की रेट बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा। डॉलर इतना ज्यादा ऊपर जा रहा था कि हमारा जो है ना रुपए की एकदम कमजोर हो गया था। हमारे आरबीआई ने इतना टफ डिसीजन लिया इसमें कि बहुत ज्यादा इसने अपने डॉलर्स को फिर उसने चेंज बेचा भी है, कुछ खरीदा भी है, गोल्ड वगैरह भी खरीदा है। उसको कुछ मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं ओपन मार्केट से, ताकि हमारा जो रुपया है वो मजबूत बना रहे। तो कितना ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें? इसमें हुआ 1 लाख करोड़ का, साथ ही ओपन मार्केट से 1 ट्रिलियन। तो दिस लार्ज ओएमओ ऑपरेशन इंजेक्ट द लिक्विडिटी इन द सिस्टम टू हेल्प एंड मैनेज द इंटरेस्ट रेट्स। अब 33 क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा साथियों, आज हमारे पास 32 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे जस्ट वर्क हार्ड देन सक्सीड ऑन पर्पस। तो जो सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं वो गिफ्टेड नहीं होते हैं, वो वर्क हार्ड करते हैं, देन सक्सीड ऑन द पर्पस। ये भगवत गीता से मिलता हुआ श्लोक है, जो कि जीके नेल्सन जी ने कहा था कि आत्मा जो होती है ना वो सबकी एक ही है, परमात्मा से निकली है, सबकी आत्मा एक ही है। बस जो आत्मा जितना वर्क हार्ड कर लेगी और जितना अपने अंदर धैर्य ले आएगी, जितने अपने अंदर गहराई ले आएगी, वो उतनी ही ज्यादा उन्नत होती चली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सेशन को वाइंड अप करता हूँ साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।